आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। भारत के इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम डिस्कशन करते हैं, जो कि यूजीसी नेट, सेट, टीजीटी, पीजीटी, यूपीएससी, स्टेट पीएससी जैसी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अगर आप इनमें से किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो श्रृंखला आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। सीधे हम लोग क्वेश्चंस पर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, दो कथन दिए हुए हैं जिन पर विचार करने को बोला जा रहा है। कथन जो है यजुर्वेद के संबंध में है। तो यजुर्वेद जो कि 4 वेदों में से एक है। 4 वेद कौन कौन से हैं? तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। आप सभी को पता ही होगा कि जो वेद हैं वो पद्य शैली में लिखे गए हैं। पद्य शैली अर्थात कि काव्य शैली में लिखे गए हैं। काव्य शैली को ही पद्य शैली के नाम से भी जाना जाता है। अब इनमें आप लोगों ने यह भी पढ़ा होगा कि जो यजुर्वेद है वो एक ऐसा वेद है जो कि गद्य और पद्य, मतलब कि काव्य और जो गद्य मतलब जो कहानी वाली जो शैली होती है ना, उस शैली में लिखा गया। मतलब कविता के फॉर्म में भी लिखा गया है और कहानी के फॉर्म में भी लिखा गया है यजुर्वेद को। लेकिन यहाँ पर जो दो कथन दिया हुआ है उसके अनुसार आपको ये भी मालूम होगा कि यजुर्वेद जो है 2 भागों में बटा हुआ है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। यहाँ पर माफी चाहूंगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। तो कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद 2 भागों में यजुर्वेद बटा हुआ है। तो कथन दे रहा है कि पहला कथन बोल रहा है कि यजुर्वेद का कृष्ण यजुर्वेद ही पद्य और गद्य शैली में लिखा गया है। तो पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन दिया हुआ है यजुर्वेद का शुक्ल यजुर्वेद ही गद्य और पद्य शैली में लिखा गया है। तो ये गलत है, क्योंकि यजुर्वेद का केवल और केवल कृष्ण यजुर्वेद ही पद्य और गद्य शैली में लिखा गया है। जो शुक्ल यजुर्वेद है ना, ये केवल और केवल पद्य शैली में लिखा गया, मतलब ये केवल पद्य में लिखा गया है और ये जो है पद्य और गद्य दोनों में लिखा गया है कृष्ण यजुर्वेद। तो यहाँ पर आपका जो है पहला वाला कथन सही होगा, तो अ जो है सही होगा। अगला देखते हैं हम, मोहम्मद बिन तुगलक के समय निम्न में से कौन से राज्य दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र हुए थे? मोहम्मद बिन तुगलक जो कि तुगलक वंश का शासक था, 1325 से लेकर के 1351 तक इसने शासन किया था। तो इसके समय में दिल्ली सल्तनत जो है सर्वाधिक विस्तृत था और इसी के समय में दिल्ली सल्तनत विघटित होना भी आरंभ हुआ। तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में कौन सा राज्य दिल्ली सल्तनत से अलग हुआ था? तो वो है बंगाल। बंगाल जो है दिल्ली सल्तनत से अलग हुआ था। बाकी अगर हम बात करें मालवा की, गुजरात की और जौनपुर की, तो ये जो है तुगलक वंश के अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद तुगलक, उसके समय में जो है अलग हुए थे दिल्ली सल्तनत से। और मोहम्मद बिन तुगलक के समय में केवल बंगाल। अच्छा, बंगाल के अलावा ना इसके समय में विजयनगर साम्राज्य भी अस्तित्व में आया, बहमनी साम्राज्य भी इसी के समय में अस्तित्व में आया। मतलब जो दक्खन है ना, दक्षिण भारत के जो क्षेत्र हैं जो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आते थे, वे भी मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही स्वतंत्र हुए थे। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा बंगाल। कूट हम देख लेते हैं, तो अ जो है इसका उत्तर होगा। माफी चाहूंगा। अगला क्वेश्चन दिया है, कर्णावती किसकी राजधानी है? तो भाई कर्णावती जो है ना, ये गुजरात की राजधानी थी। यहां पर थी होना था है की जगह। तो कर्णावती किसकी राजधानी थी? गुजरात की राजधानी हुआ करती थी। आज के समय में गुजरात की राजधानी कौन है? नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, महाजल पलावन की घटना का उल्लेख किस ग्रंथ में है? महाजल पलावन, जिसको हम बोलचाल की भाषा में जल प्रलय भी बोल सकते हैं। आजकल काफ़ी न्यूज़ चलता है ना कि जो ग्लेशियर्स है वो पिघल रहे हैं और जो धरती है वो पानी से डूब जाएगा। एक मूवी भी आया था ना 2012 करके, जिसमें दिखाया जाता है कि पानी जो है चारों तरफ भर जाता है और पूरी दुनिया जो है डूब जाती है। इसी को महाजल पलावन कहा जाता है। और इस घटना का उल्लेख भारत के प्राचीन ग्रंथों में भी देखने को मिलता है। तो किस ग्रंथ में इसका उल्लेख मिलता है भाई? तो ध्यान रखना है, शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण, यहाँ पर शक्कर का स होना था। शतपथ ब्राह्मण में महाजल पलावन की घटना का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, वायसराय लॉर्ड रिपन ने किस राज्य को उसके पुराने राजवंश को सौंप दिया था? तो देखिएगा, वायसराय लॉर्ड रिपन की अगर हम बात करें तो इसका जो कार्यकाल था, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपको बीच बीच में क्वेश्चन भी पूछना, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे बच्चे बोलते हैं कि क्वेश्चन पूछा करिए, तो ऐसे क्वेश्चन मैं पूछता रहता हूँ। तो रिपन का कार्यकाल आप लोगों को बताना है। तो देखिएगा, रिपन ने ना
किसी क्षेत्र को उसके पुराने राजवंश को सौंप दिया था। तो ये राज्य था मैसूर। अब थोड़ा सा मैं इसका जो है हिस्ट्री बताता हूं। तो देखिए हुआ क्या था कि जो मैसूर है ना, ये टीपू सुल्तान से संबंधित है। टीपू सुल्तान जिसके पिता थे हैदर अली। तो टीपू सुल्तान की जब मृत्यु हो जाती है 1799 में, तो मैसूर का जो राज्य है वो वाडियार वंश को सौंप दिया जाता है। और आगे चल करके लगभग 1831 के आसपास में जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था ना, लॉर्ड विलियम बेंटिक, वो क्या करता है, मैसूर पर कुशासन का आरोप लगा लेता है और उसको जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार क्षेत्र में ले लेता है। मतलब कि एक तरह से मैसूर को हड़प लिया जाता है लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा 1831 में। इसके बाद लॉर्ड रिपन जब ये भारत का वायसराय बनता है, तो वो क्या करता है, मैसूर को उसके पुराने जो राजा थे, जो भी राजा के जो वंशज रहे होंगे ना वाडियार वंश के, उनको सौंप देता है। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, रानी रूपमती का संबंध किससे है? तो भाई रानी रूपमती का संबंध है मालवा से। मालवा में एक राजा हुए बाज बहादुर। बाज बहादुर जो है रानी रूपमती से बड़ा प्रेम करते थे। इसके लिए जो है काफी सारे महल वगैरह भी बनवाए, जहाज महल वगैरह। तो रानी रूपमती का संबंध मालवा से है और इनके जो हस्बैंड थे कौन थे? बाज बहादुर। अगला क्वेश्चन दिया है, भारत की स्वतंत्रता के समय हैदराबाद का निजाम कौन था? तो हैदराबाद जो है एक रियासत था ब्रिटिश काल में, और जब भारत स्वतंत्र हुआ तो जो हैदराबाद है वो एक तरफ बोलता था स्वतंत्र रहूंगा, एक तरफ बोलता था कि वो पाकिस्तान में मिलूंगा। तो हैदराबाद का विलय जो है भारत में किया जाता है। इसके लिए सैनिक कार्यवाही की जाती है। तो यहाँ पर इस समय यहाँ का जो वो था निज़ाम, हैदराबाद का जो शासक होता है ना, उसको जो शासक होता था हैदराबाद का, उसको निज़ाम कहा जाता था। तो ये उस समय था मीर उस्मान अली। मतलब 15 अगस्त 1947 की स्थिति में मीर उस्मान अली हैदराबाद के शासक थे या फिर हैदराबाद का निज़ाम था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन बांकीपुर जेल में कैद था? बांकीपुर ये बिहार में स्थित है, एक छोटा सा जगह है। तो यहाँ के जेल में किसे कैद करके रखा गया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय? तो राजेंद्र प्रसाद जी का नाम याद रखेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये जो है ना बम्बई में इसी साल जो अगस्त 1942 में कांग्रेस का अधिवेशन बुलाया गया ना, जहां पर अगस्त प्रस्ताव, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया, वहां पर ये उपस्थित नहीं थे क्योंकि ये बांकीपुर जेल में बंद थे। जयप्रकाश नारायण की बात करें तो जब भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित होता है तो इनको जो है हजारीबाग जेल में कैद कर लिया जाता है, जहां से ये दीवार फांद करके भाग जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, सम्राट अशोक के अभिलेख किस स्थान पर नहीं मिला है? तो इसका आंसर होगा पाटलिपुत्र, जिसको हम वर्तमान समय में पटना के नाम से जानते हैं। यहाँ से कोई भी अभिलेख सम्राट अशोक के अभी तक प्राप्त नहीं हुए। बाकी मानसेहरा, सोपारा, धौली, यहाँ से जो है इसके अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं, तालीकोटा के युद्ध के संबंध में क्या सही नहीं है? तालीकोटा का युद्ध जो कि भारत के क्या कहना चाहिए, खतरनाक युद्धों में से एक माना जाता है। तो इसके संबंध में तो पहला कथन दिया है, विजयनगर के विरुद्ध बहमनी साम्राज्य से विघटित होकर स्थापित सभी राज्यों ने भाग लिया। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। विजयनगर बहमनी साम्राज्य से विघटित होकर के 5 राज्य बने थे, गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बीदर और बरार। तो यहाँ पर जो बरार है ना वो शामिल नहीं हुआ था, ध्यान रखेंगे। बाकी जो 4 है ना, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीजापुर और बीदर, ये शामिल थे। बरार और अहमदनगर के बीच जो है थोड़ा सा झगड़ा चल रहा था, इसीलिए जो बरार है इसमें शामिल नहीं होता है। तो ये कथन जो है सही नहीं है। तो क्या सही नहीं है ये पूछ रहा है ना, इनमें से क्या सही नहीं है वो आपको बताना है। एक तो पहला वाला सही नहीं है। उस वक्त अगला दिया है, विजयनगर के सेनापति राम राय ने युद्ध का नेतृत्व किया, बिल्कुल सही है ये चीज़। अगला दिया है, तालीकोटा के युद्ध के पश्चात विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया, ये गलत है क्योंकि इसके बाद भी विजयनगर साम्राज्य जो है लगभग 50, 60, 70, 80 साल तक चलता रहा। हालांकि वो पहले वाला विजयनगर नहीं था, वो काफ़ी कमज़ोर हो चुका था। तो यहाँ पर आपको जो है आंसर बताना है कि कौन सही नहीं है। तो यहाँ पहला वाला सही नहीं है और तीसरा वाला सही नहीं है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 1 और 3। तो कूट में देख लीजिए 1 और 3, स जो है आपका उत्तर होगा।
तो भाई आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो जरूर बताइएगा ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूं। वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।